स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के स्टार्टिंग में एमी को पता चलता है उसके पास जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उसे गैस्ट्रिक का कैंसर है। वो सोच रही होती है कि इस जन्म में तो उसे फैमिली का प्यार मिला नहीं। लास्ट टाइम में वो अपने लिए कम से कम एक ढंग की ग्रेव तो बाई कर सकती है। जब वो अपने सेफ के वो पैसे लेकर के जा रही थी तब उसकी सौतेली सिस्टर जी इस तरीके से उस स्टेयर से धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर से चोरी करके लेकर के जाने की। इस बात पर एमी कहती है कि मेरे पैसे हैं, ये मैंने सेव करके रखे हैं। लेकिन वो यहाँ पर एमी को बहुत ही बुरी तरीके से बुली करती है और जैसे ही उसके फैमिली मेंबर इधर आने लगते हैं ना, वो खुद को हर्ट होने की एक्टिंग करने लगती है और सारा ब्लेम यहाँ पर एमी पे डाल देती है। जी यहाँ पर इस घर की अडॉप्टेड बेटी है जबकि एमी इस घर की असली बेटी है। हालांकि वो ऑर्फनेज में थी और वो काफी लॉन्ग टाइम यहाँ पर घर आई हुई है। यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर में कोई उसे नहीं पसंद करता है। एमी की एक बड़ी सिस्टर है एन और उसके दो भाई भी है, फू और गुएन, और ये दोनों ही गधे हैं। मतलब ओवरऑल जो फैमिली थी ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जी को ही प्यार करते थे और एमी को कोई प्यार नहीं करता था। एमी को जब यहाँ पर जी ब्लेम कर रही थी कि इस तरीके से वो उसे बुली कर रही थी, जब उसने उसे घर के पैसे चोरी करते हुए लेकर के जाते हुए रोका, तो एमी कहती है कि ये पैसे मैंने खुद जमा किए हैं, ये आप लोगों के नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमी के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। उनकी फैमिली को तो लग ही नहीं रहा था कि वो लोग यहाँ पर एमी को बुली कर रहे हैं। उसकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। इस बात पर एमी गुस्सा होकर के घर छोड़ करके बाहर निकल जाती है। उसे पता चलता है कि एमी जो ग्रेव खरीदना चाह रही थी वो कोई और इंसान खरीद चुका है। वो सोच रही होती है कि एक लास्ट ये ग्रेव ही तो था मेरे पास जो कि शायद मेरा खुद का होता, उसे भी किसी और ने ले लिया। ऐसे तेज बारिश होने लगती है और वो रोड साइड बेहोश हो जाती है। तभी रो जो कि इस कहानी का हीरो है वो एमी को सेव करने के लिए आता है। शायद वो एमी को कई सालों से ढूंढ रहा था और फाइनली जब वो उसे मिलती है तो वो उसे कुछ इस कंडीशन में मिलती है। रो एमी से माफी मांगता और कहता है कि प्लीज उसे छोड़ के नहीं जाओ, वो कभी उसके लिए इस तरीके से ग्रेव के लिए नहीं झगड़ा करेगा। लेकिन एमी की वहां मौत हो जाती है। तभी उसे सेकंड चांस मिलता है और वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है। यानी कि इसका रिबर्थ हो जाता है उस समय जब वो तुरंत ही कुछ साल पहले इस घर में आई थी और एमी को अभी यहाँ पर कोई कैंसर नहीं था। वो इस सिचुएशन को समझने में उसे थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन हाँ, वो इस चीज को लेकर के खुश जरूर थी कि फाइनली इस बार जब वो रिबर्थ लेकर के आई है तो वो बीमार नहीं है। वो सोचती है बहुत हो गया, उसने तो पिछली बार देख ही लिया कि इस तरीके से उसके फैमिली मेंबर में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, वो उनके फैमिली के लिए एक बोझ ही थी। तो वो डिसाइड करती है कि इस बार वो इस तरीके से अपनी फैमिली को पहले ही छोड़ देगी, उसे दोबारा नहीं मरना है। जब यहाँ पर सब उसे डांट रहे होते हैं तो वो गुस्सा करके पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और यहाँ पर जी को हर्ट करने की एक्टिंग करती है कि आप लोगों की प्यारी तो वैसे भी जी ही है, तो बेहतर है कि आप लोग उसी के साथ रहो। आज मैं अपने सारे रिश्ते नाते इस फैमिली से तोड़ रही हूँ और आज के बाद मुझे कोई भी ढूंढने के लिए कहीं नहीं आएगा। मेरा इस फैमिली से आज के बाद कोई भी रिश्ता नहीं है। जब इस तरीके से तुम लोगों को मेरी कदर ही नहीं है तो ऐसा कहते हुए वो उस घर को छोड़ करके निकल जाती है। जी अब भी ऐसे ड्रामा करते रह जाती है, बहन तुम्हारे मॉम डैड कितना ज्यादा प्यार करते हैं, इस तरीके से तुम घर छोड़ के मत जाओ, उन्हें कितना बुरा लगेगा, फलाना ढिमकाना बोलो कर रहे होते हैं। लेकिन एमी वहां से जा चुकी थी। यहाँ पर जो उसकी बड़ी सिस्टर थी ना एन, वो थोड़ी सी सेंसिबल थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग एनी के साथ थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, एमी इतनी बुरी नहीं है जितना ये लोग ट्रीट कर रहे हैं। दूसरी साइड हम लोग एमी को देखते हैं, बाहर बहुत तूफान आया हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो जाए तो जाए कहाँ और जाए तो जाए कैसे, उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तभी वहां पर रोहू आता है, वो एमी को अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है। एमी उसे देखते ही पहचान जाती है, पिछले जन्म में तो इस तरीके से वो उससे मिलने के लिए आया था लास्ट टाइम में। इस बार वो है कौन उसे पता नहीं था। वो उसे अम्ब्रेला दे करके वहां से चले जाता है। एमी सोचती है चलो जो भी हो, इस बार उसे मौका मिला है तो वो उसे उसका थैंक्स भी लौटा देगी और अम्ब्रेला भी। लेकिन उसे पता नहीं था कि रो और एमी का एक बहुत ही पुराना कनेक्शन है जो कि उसे बाद में पता चलने वाला है। इधर हम लोग रो को देखते हैं जिसने कि अपने सेक्रेटरी से कहा था 15 ईयर बिफोर की गर्ल को ढूंढने के लिए। एक्चुअल में कहानी कुछ यूं है कि रो और एमी 15 ईयर बिफोर एक ऑर्फनेज में रहा करते थे। वहां पे दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हुई थी और रो यहाँ पर इस तरीके से अपनी फैमिली के ढूंढ लेने के बाद वहां से जा चुका था। एमी को उसने प्रॉमिस किया था वो बड़े होने के बाद जरूर ही उसे ढूंढते आएगा, बट अब तक वो उसे ढूंढ नहीं पाया था।
लेकिन वो बैंड यहाँ पर एमी के बैग में उसके पास था। अगले सीन में हम लोग एमी को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज की तरफ से एक रिसर्च सेंटर पर काम कर रही होती है और कैंसर से रिलेटेड कुछ दवाओं को बना रही थी। उसके साथ यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी थी जो कि उसके साथ काम किया करती थी। एमी सोच रही होती है कि पिछले टाइम में इस तरीके से उसकी फैमिली ने कभी इस रिसर्च सेंटर के लिए उसे सपोर्ट नहीं किया था और इस बार वो उनसे पैसे मांगेगी ही नहीं। जो भी उसे स्कॉलरशिप मिला है वो उसी पर काम करेगी और अपने करियर पर ध्यान देगी। अगली सुबह तो जब एमी घर नहीं आती है, एन इस तरीके से उसके कमरे में जाती है। वो देखती है कि हर तरफ सिर्फ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स ही हैं। घर की मेट बताती है कि एमी एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही वेल बिहेव थी। ये सब उसका सर्टिफिकेट है। एन को पता चलता है कि एमी हमेशा ही भूख लगने पर एक्सपायर्ड ब्रेड खाया करती थी और उसके घर वाले उसे ढंग से खाना भी नहीं देते थे। इतना ही नहीं, एक बार एमी को रात में भूख लगा था, वो फ्रिज से कुछ खाने के लिए गई थी तो इस तरीके से उसकी मॉम ने उसे डांट दिया था और दोबारा उसके परमिशन के बगैर उसे फ्रिज खोलने की इजाज़त नहीं थी। एन को तो इस घर में ये सब कुछ चल रहा, उसे कुछ भी पता ही नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि एनी इतने आराम से इस घर में रहती है, फिर इस तरीके से वो क्यों बिहेव कर रही है। जब उसे एमी की सारी सच्चाई पता चलती है तो उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। घर की मेट बताती है कि उसके पास सारे पुराने कपड़े के सिवाय ये ड्रेस के जो कि एन ने एक बार कुछ साल पहले एमी को गिफ्ट किया था, लेकिन उसने ये कभी पहना ही नहीं। उसे याद आता है इस तरीके से जी के बर्थडे पर सब उसे गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन एमी के बर्थडे पर कभी किसी ने उसे कुछ भी गिफ्ट नहीं किया। एमी सिर्फ दूर से उनके बर्थडे गिफ्ट्स को इस तरीके से देखा करती थी और एक बर्थडे पर एन ने तरस खा के एमी को वो ड्रेस गिफ्ट कर दिया था और उसे वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उसके लाइफ में पहली बार किसी ने कुछ इस तरीके से गिफ्ट दिया था और इसी वजह से एमी ने उस गिफ्ट को संभाल करके रखा हुआ था, वो उसे इतना अच्छा लगा था। अब यहाँ पर एन सोच रही होती है कि एनी के लिए गिफ्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसने तो कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। वहाँ पर उसे एमी की पर्सनल डायरी हाथ लगती है और वो उस डायरी को लेकर के चली जाती है। रात में जब वो उस पर्सनल डायरी को पढ़ती है तो वो देखती है कि उसके घर में कितने सारे ज़्यादतियाँ हुई थी, लेकिन फिर भी उसने घर के किसी मेंबर के बारे में कुछ भी बुरा इस पर्सनल डायरी में नहीं लिखा है। वो इस सिचुएशन को समझ रही होती है कि इस तरीके से वो एडॉप्टेड मतलब काफ़ी टाइम बाद ऑर्फनेज से आई अपने घर में, इसी वजह से उसकी फैमिली में उसे प्यार नहीं करते। उसने ऐसे लिखा था कि एमी ने एक बर्थडे पर अपनी सिस्टर के लिए ऐसे अपनी स्कॉलरशिप से ब्रेसलेट लेकर के आया था, लेकिन एन ने वो ब्रेसलेट एक्सेप्ट नहीं किया था। वो उसके लिए लंच भी लेकर के जाया करती थी, लेकिन वो उसे कभी भाव ही नहीं दी। अपने काम और अपना स्टेटस मेंटेन करने में वो इतना बिजी थी कि उसने एमी को कभी भाव ही नहीं दिया। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं एमी को जो कि इधर फाइनली अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेती है और जल्दी जल्दी प्रोफेसर को जाकर के बताती है। प्रोफेसर काफ़ी खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि रो जो बॉस है वो यहाँ पर तुम लोगों के पेटेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो उन लोगों के साथ मिल कर के काम करना चाह रहा है और उसने अच्छे खासे पैसे भी ऑफर किए हैं। एमी यहाँ पर खुश हो जाती है कि चलो अब उसे आगे का सोचने का ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से रो ने उसका ये पैटर्न बाय कर लिया और अब वो लोग उन्हीं के साथ काम करने वाले। उसे ध्यान आता है कि रो तो वही बनता है जिसने कि इस तरीके से उसका ग्रेव पिछले टाइम में बाय किया था और उसी ने यहाँ पर वो अम्ब्रेला भी दिया था। वो सोचती है चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम जब वो रोज से मिलेगी तो वो उसे थैंक्स बोल देगी। प्रिंसिपल उन्हें बता रहे थे आगे और मन लगा के काम करने के लिए। इधर एन घर पर थी, वो ये डायरी पढ़ करके काफ़ी ज़्यादा अंदर से बेचैन थी। वो अपने छोटे भाई गोयन से बात करने के लिए आती है तो उससे पता चलता है कि जिस ब्रेसलेट की चोरी का इल्ज़ाम यहाँ पर एमी पर इन लोगों ने लगाया था वो एक्चुअल में गोयन के पास है। वो गोयन पर गुस्सा करने लगती है तो गोयन कहता है कि मैं तो सिर्फ उसके साथ प्रैंक कर रहा था। इस बात पर एनी कहती है तुम्हारे प्रैंक की वजह से उसे 3 दिनों तक कमरे में बंद रखा गया था। और वो समझ जाती है कि उसके फैमिली मेम्बर उसके साथ कितना बुरा ट्रीट करते हैं। वो गोयन को लेकर के एमी से मिलने के लिए चली जाती है। वो 2 दिनों तक घर नहीं आई थी। एमी को वो रिक्वेस्ट कर रही होती है उसके साथ घर चलने के लिए, जहाँ पर कि एमी उसके साथ घर जाने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा तुम्हारे फैमिली से अब कोई रिश्ता नाता नहीं है
उस दिन मैं अपनी फैमिली छोड़ कर के आ गई थी, ऐसा बोलती ही वो अचानक से बेहोश हो जाती है। सब जल्दी-जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि एमी को सीरियस गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और वो मैलन्यूट्रिश्ड भी है। तुम लोग कैसे फैमिली हो? आज के ज़माने में भी इस लड़की को ढंग का खाना नहीं खिला रहे, नहीं खिला सकते, तो इसे जाने दो। ये कभी भी मर भी सकती है। इसे अर्ली स्टेज कैंसर के चांसेस दिख रहे हैं। इसका ध्यान रखना होगा, वरना इसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब एनी और गोयन ये सोच रहे होते हैं कि एमी घर पर मोस्टली भूखा रहती थी। एमी के फ्रेंड यहाँ पर उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोग तो फैमिली कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम लोग कितने बुरे हो। एमी को तुम लोग इतना टॉर्चर करते थे। तभी यहाँ पर एमी आती है। एन उससे रिक्वेस्ट करके घर चलने के लिए कहती है, लेकिन गोयन यहाँ पर अब तक एमी में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हुआ था। उसे उससे मतलब नहीं था वो जिए या मरे। इसी वजह से वो अब भी उसके साथ उतनी ही बदतमीजी से बिहेव कर रहा था। लेकिन एन गोयन के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगते हुए एमी को वापस घर चलने के लिए कहती है। एमी कहती है, मुझे घर नहीं जाना है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं उसी दिन तुम लोगों से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ करके आ चुकी हूँ और ये मैं लीगली इस बात को बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपने फ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। जहाँ पर कि अब एन को लगने लगता है कि उसे एमी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। वो उनकी अपनी सिस्टर है। वो लोग इस बेचारी बच्ची के साथ ऐसा बुरा बिहेवियर कैसे कर सकते हैं? इसमें एमी की क्या गलती है? एमी उन्हें बता रही होती है कि तुम लोग मुझ पर तरस खा रहे हो। तुम लोगों ने कहा कि मैंने तुम्हारे पैसे खाए हैं। आज तक तुम लोगों ने मुझे पैसे दिए ही कितने हैं? हर महीने 500 रुपए, वो भी सिर्फ 8 महीनों के लिए। वो लो, ये पैसे रख लो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इस बारे में तो कुछ भी एन को पता ही नहीं था। इतने कम पैसे उसे मिलते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर एमी अपनी फ्रेंड के साथ इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो अपने लिए नया घर वगैरह भी ढूंढ रही थी अकेले रहने के लिए। इस बात पर उसकी फ्रेंड खुश थी कि एटलीस्ट अब वो शांति से रह सकती है। इधर हम लोग रो को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाता है और वह एमी के प्रोजेक्ट में बहुत ही इंटरेस्टेड था। यहाँ पर उसकी नज़र एमी के बैग पर पड़ती है और बैग पर उस ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिससे प्रिंसिपल से पूछने पर कि ये किसका है उसे पता चलता है कि वो उसी लड़की एमी का है जिसके रिसर्च पर तुम इंटरेस्टेड हो, उसके साथ काम करना चाह रही हो। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है कि ये किस्मत ही है, जिस लड़की को वो इतने सालों से ढूंढ रहा है फाइनली अब वो उसे मिलने वाली है। दूसरे सीन में हम लोग एमी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एन जाकर के अपने फैमिली मेंबर को बताती है कि इस तरीके से इतने सालों तक हमने एमी को कभी पॉकेट मनी दिया ही नहीं है। अब उसके फैमिली मेंबर सोचने लगते हैं कि जब हमें उन्हें पैसा नहीं दिया तो फिर उसके पास पैसा कहाँ से आया। एन बताती है कि अब तक वो एक्स्ट्रा वर्क करके, ट्यूशन पढ़ा करके और स्कॉलरशिप ले करके इस तरीके से अपना काम चलाते आई है। लेकिन उसके फैमिली मेंबर को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। फाइनेंस डिपार्टमेंट पर कॉल करने पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये बात सच है। शुरुआत के सिर्फ 6 महीने या 8 महीने तक उसे सिर्फ 500 रुपए हर महीने दिए गए हैं। इसके बाद किसी को एमी को पैसे मिल रहे हैं नहीं उसके खर्चे के लिए, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी इन्हें कोई गिल्ट नहीं हो रहा था। एन को छोड़ करके वो लोग अब भी यहाँ पर एमी को ही बुरा ठहरा रहे होते हैं, खास करके उसकी मॉम। उसकी मॉम तो एमी के बहुत ही ज्यादा खिलाफ थी, ना जाने क्यों। वो खुद उसी की बेटी थी, फिर भी वो उससे इतना नफरत करती थी। उसके डैड उससे कहते अच्छा कुछ पैसों की ही बात है ना, जाओ एमी को कुछ पैसे ऑफर करके घर लेकर के आ जाओ। वैसे भी जब इतने बच्चों को हम लोग पाल रहे थे, एक और को पाल ही लेंगे। एन कहती है कि एमी नहीं आने वाली है। अब तक जितने भी पैसे हमने उस पर खर्चे हैं वो सारे पैसे वो हमें लौटा चुकी है। उसके फैमिली मेंबर कहते हैं कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड हो गया है। ठीक है, हम भी देख लेते हैं हमारे फैमिली के बिना वो कितने दिनों तक बाहर जिंदा रह सकती है। उसे वैसे भी कुछ आता वाता नहीं है। वो लोग उसे पहले से ही जज कर रहे होते हैं। इस तरीके से एमी यहाँ पर ऑर्फनेज से आई हुई है तो उसके पास कहाँ ही किसी बात का टैलेंट होने वाला है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एमी यहाँ पर किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो जल्दी ही कितना ज़्यादा रिच और फेमस होने वाले हैं। उन्हें रो की कंपनी में एमी को इनविटेशन मिला है जॉब के लिए, इस बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं था। दूसरे सीन में हम लोग एमी को अपनी फ्रेंड के साथ देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना नया घर बाय कर ली थी और वो अपने फ्रेंड को ये घर दिखा रही थी। तभी टीवी पर न्यूज चल रहा था। इस तरीके से रोज
कंपनी के बारे में। अब एमी सोच रही होती है कि वो यहाँ पर रो की कंपनी के लिए अप्लाई की है, पता नहीं वो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं है इस न्यू प्रोजेक्ट में। और फिर वो अपनी मेहनत से काम करने में लग जाती है। घंटों काम करने के बाद उसे कुछ सक्सेस इसमें मिलती है। वो लोग प्रिंसिपल को जाकर के सारी बातें बता रही होती है। प्रिंसिपल एमी के काम से बहुत ही खुश था और कहता है कि यहाँ पर रो उसके साथ सच में काम करना चाहता है। वो पिछली बार उससे आया था तो वो उसे बोल रहा था। एमी खुश हो जाती है। घर पर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे और उसे अपने घर पर जाकर के लेने होंगे अगर उसे रो के कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो वही लेने के लिए जाने सोच रही होती है। दूसरी साइड हम लोग रो को देखते हैं जो समझ जाता है कि फाइनली उसे एमी मिल गई है। अब वो एमी को अपने लाइफ से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। एमी उसकी दोस्त हुआ करती थी बचपन में। इस तरीके से जब कोई ऑर्फनेज में उसके साथ नहीं खेला करता था तो एमी उसके साथ खेला करती थी और वो एमी को यहाँ पर उसके टैलेंट की वजह से अपनी कंपनी में सेलेक्ट कर लेता है। और इस तरीके से सिलेक्शन लेटर भेजा जाता है तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में ये ऑफर लेटर आया हुआ है जी के लिए। हालांकि जी ने घंटा इस कंपनी के लिए अप्लाई नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो इस बात को लेकर के काफ़ी खुश हो रही थी। एन यहाँ पर काफ़ी सैड से थी, उसे एमी की फिक्र हो रही है। तभी उन्हें पता चलता है कि एमी यहाँ पर वापस लौट आई है। उसकी फैमिली को लग रहा था कि जब वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाई तो वो यहाँ पर वापस आ गई है, लेकिन उन्हें असलियत तो पता ही नहीं था। एमी वहाँ पर आती है तो वो लोग उसका हालचाल लेने के बजाय एमी को डांटने लगते हैं। एमी कहती है कि डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम लोगों से तुम्हारे पैसे नहीं लेने के लिए आई हूँ। मेरे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मुझे नई जॉब मिली है रो की कंपनी में, उसी के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मैं आई हुई हूँ। उसकी फैमिली इस बात पर एमी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे ऑर्फनेज से आई हुई लड़की जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है यहाँ पर उसे सेलेक्ट किया जाएगा? यहाँ पर जी को सेलेक्ट किया गया है जो कि इतने अच्छे स्कूलिंग की हुई है। तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है और तुम्हें हमें ऐसे झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। एमी सोचती है कि छोड़ यार, इनसे बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए आई हुई हूँ और तुम लोग मुझे मत रोको। वो चली जाती है अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तभी वहाँ पर गु आ जाता है। अब उसे यहाँ पर देख करके एमी पहचान जाती है कि यही वो अम्ब्रेला वाला बंदा है। एमी के डैड रो को वेलकम करने लगते हैं इस घर में आने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर जी को लेने के लिए आए हुए हैं, उनका यहाँ कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन रो उन्हें तुरंत ही क्लियर कर देता है कि एक्चुअल में जी को लेने के लिए वो लोग नहीं आए हैं, एमी का सिलेक्शन यहाँ पर उसके कंपनी में हुआ है। एमी को वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगी। एमी को वो अच्छी खासी मंथली भी दे रहा था। एमी उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है और साथ ही में वहाँ पर अपना एक ऑफर भी रखती है कि एक्चुअल में उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी आएगी काम करने के लिए और उससे अपना एक पर्सनल ऑफिस चाहिए रिसर्च करने के लिए। रो यहाँ पर उसकी बातों को मान जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें अपने फैमिली से परमिशन लेना होगा यहाँ से चलने के लिए? तो एमी उन्हें कह देती है कि ये मेरी कोई फैमिली नहीं है। रो कहता है चलो ठीक है, अगर ये तुम्हारी फैमिली नहीं है तो जो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए लेकर के आया हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट अब इन्हें देने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा कहते हुए एमी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। अब उसके फैमिली मेम्बर सोचने लगते हैं कि घर बैठे बैठाए रो की तरफ से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलने वाला था और यहाँ पर तो एमी ने वो कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लिया। अब लोग यहाँ पर भी वो लोग एमी को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है वो एमी की ही वजह से नहीं मिला है। कब इन गधों को अकल आएगी? घर से जाने के बाद जब एन यहाँ पर इस तरीके से एमी का सपोर्ट कर रही थी कि एमी इतनी टैलेंटेड है, हमें तो पता ही नहीं था, ये बात जी को पच नहीं रहा होता है। एमी कैसे टैलेंटेड हो सकती है? इधर एमी देखती है कि रो उसे एक ऑफिस देने के बदले एक पूरी बिल्डिंग ही दे रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का वो उसे मेन हेड बना दे रहा है। एमी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ऊपर से वो केवल 21 ईयर ओल्ड की थी। एमी घबरा रही थी कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएगी या नहीं। रो से कहता है मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा इस तरीके से पूरा ऑफिस दिया है जिसे कि तुम संभालने वाली हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे रिसर्चर्स काम करेंगे, तुम्हें हमें वो दवा बना करके अच्छे से देना होगा। एमी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो अपने काम में लग जाती है जहाँ पर कि थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए एन और इस तरीके से
फू आता है, लेकिन एमी को उनसे कोई मतलब नहीं था। एने यहाँ पर एमी के लिए गिफ्ट में ड्रेस लेकर के आई थी। एमी उसे कहती है, तुम्हें याद है मैंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे बचा करके इस तरीके से तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन तुमने कहा था तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया था। मुझे भी तुम्हारा कोई गिफ्ट का जरूरत नहीं है। जब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर अब मैं इतने बड़े कंपनी में काम करने लगी हूँ, अब तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ रही है, और अब तक मैं तुम लोगों के लिए पूरी तरीके से यूजलेस थी। चले जाओ यहाँ से। उसी दिन मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। एन सब कुछ झेल रही थी क्योंकि उसे पता था कि एमी के साथ हमने कितना गलत किया है, लेकिन फू गुस्सा कर रहा था। यहाँ पर एन फू को उसका एक पर्सनल डायरी देते हुए कहती है इस पर्सनल डायरी को पढ़ लेना, हमने एमी के साथ कितना गलत किया है तुम्हें समझ में आ जाएगा। रात में जब यहाँ पर फू फुर्सत में होता है तब वो उस डायरी को पढ़ता है। उसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उन सब ने मिलकर के यहाँ पर एमी के साथ गलत किया है। इस तरीके से जी का ध्यान रखने के चक्कर में बारिश में उसे भीगते हुए छोड़ देना, अकेले छोड़ देना, उन लोगों ने बहुत सारे ही एमी के साथ गलत गलत काम किए थे जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से वो लोग एमी को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं। एमी ने इस घर में बहुत कुछ झेला था, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी कंप्लेन नहीं किया। अब ये डायरी पढ़ने के बाद खुद यहाँ पर फू को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि एमी उसकी खुद की अपनी सिस्टर थी, उसे उसके साथ इस तरीके से बुरा नहीं करना चाहिए था। दूसरी साइड एमी यहाँ पर रो की कंपनी के साथ बैठ करके डील वील कर रही थी। उसने जो नया दवा बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। इस वजह से रो की कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है। सब एमी के काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एमी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। काफ़ी कम एज में इस तरीके से उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। एमी यहाँ पर और भी कुछ कुछ इस तरीके से बातें बता रही होती है जो कि उन्हें करना चाहिए वैसे पेशेंस के लिए, क्योंकि उसने ये सब कुछ बहुत झेला था। फिर एमी के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है जहाँ पर कि उस पार्टी में छोटा भाई उसका गोयन भी आया हुआ था। एक बंदे से मिलता है तो वो एमी का बड़ाई करते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ये लड़की कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। रो की कंपनी को उसने 300 मिलियन का फायदा करा दिया सिर्फ एक महीने में नया दवा बना करके। घर जाकर के वो ये सारी बातें फू को बता रहा होता है। फू सोचता है कि फाइनली यहाँ पर एमी के टैलेंट को पहचाना जा रहा है। एमी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, ये बात तो उसे खुद भी नहीं पता था। यहाँ पर वो पर्सनल डायरी यहाँ पर इस तरीके से गोयन को पढ़ने के लिए देता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने अपनी सिस्टर एमी के साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है। मुझे ऐसा लगता था मैं इतने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि सब कुछ घर पे नॉर्मली है, एमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पीठ पीछे उसने बहुत ही कुछ झेला है। मुझे इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। और वो गोयन को वो डायरी पढ़ने के लिए देता है। और जब वो डायरी यहाँ पर गोयन पढ़ता है तो वो देखता है कि उसने इस तरीके से एमी के साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसने अपने डायरी में यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखा है। अब उससे भी अपनी बात का गिल्ट होने लगता है कि इस तरीके से वो उसकी सिस्टर थी, उसे उसके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। एमी ने उसकी तबीयत खराब होने पर उसका ध्यान रखा था, उसके लिए दवाएं बना करके दी हुई थी और वो उसी पे ब्लेम डाल दिया था कि उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। बेचारी एमी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एमी अब हम पर क्यों इतना ज़्यादा ये कर रही है और वो क्यों हमें पसंद नहीं करते हैं। एक्चुअल गलती तो हमारी ही है। ये दोनों सोच रहे होते हैं कि कैसे ना कैसे करके वो लोग यहाँ पर एमी को घर वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि जो भी हो वो उनकी अपनी सिस्टर है और शायद ये लोग रिक्वेस्ट करें तो एमी का दिल पिघल जाए और वो घर आने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट सीन में एमी अपने रिसर्च सेंटर में काम कर रही होती है। काफ़ी लेट हो जाता है, सब लोग जाने लगते हैं। रो यहाँ पर एमी से मिलने के लिए आता है। वहाँ पर वो देखता है एमी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लग रही है, तो वह एमी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। जहाँ पर एमी कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में वो खाना खाना कुछ स्किप कर दी, इसी वजह से गैस्ट्रिक की वजह से उसे पेन हो रहा है। तो फिर रो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है, जहाँ पर वो एमी को कहता है कि तुम इस तरीके से अपना बिना ख्याल रखे कैसे काम कर सकते हो। माना कि काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। एमी सोच रही होती है कि अब तक इस तरीके से कभी भी किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा है। एमी यहाँ पर गलत न समझे, इस वजह से फूड से कहता है डोंट वरी, मैं बस तुम्हारा ख्याल इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से तुम मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय हो। एमी सोचती हाँ, और मुझे लगा कि शायद हमारे बीच कोई और रिलेशन है।
उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने रो को पहले कभी देखा है। वो रो से कहती है कि हम पहले मिले हैं क्या? रो उसे वो हेयर बैंड दिखाते हुए कहता है कि फाइनली तुम्हें याद आ गया 15 ईयर्स बिफोर। तुम्हें याद है हम दोनों ऑर्फनेज में हुआ करते थे, मैं तुम्हारा फ्रेंड था। वो बैंड देखते ही यहाँ पर एमी को याद आ जाता है कि रो कौन है। एक्चुअल में जाने से पहले रो ने एमी को वो बैंड दिया था और उससे प्रॉमिस किया था वो जल्दी ही उसे लेने के लिए आएगा। एमी रो को देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि वो वही बंदा है फाइनली उसका फ्रेंड। रो से कहते तुम्हें याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो तुम अब इस बारे में क्या सोचते हो? एमी हंसते हुए कहती है ये अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी अभी तो मिले हैं, शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? रो कहते तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करता हूँ जब तक कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट ना कर लो। एमी यहाँ पर थोड़ा सा शाई फील करने लगती है। रो उसे खाना खाने के लिए बोलता है और कहता है डोंट वरी, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। एमी के लाइफ में फाइनली एक ऐसा बंदा आता है जो कि रियल में उससे प्यार करता है और उसे पसंद करता है। अब एमी को याद आ जाता है पिछली बार में उसने रो को इस तरीके से मरने से पहले क्यों देखा था, क्योंकि रो वहाँ पर एमी को ढूंढते हुए वहाँ पर आया था। अब एमी को सारे डॉट्स कनेक्टेड होते हुए फील होते हैं। अगले दिन इस तरीके से जो एन होती है वो न्यूज़ में देखती है कि सारे न्यूज़ वाले यहाँ पर एमी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि एमी का 2 दफ़ा इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि 9 फिगर में उसने रो को प्रॉफिट कराया है। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि एमी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, ऊपर से वो इतनी ज़्यादा फेमस हो रही है। वो कहता है कि जो भी हो एमी हमारे सिस्टर है, हमें उससे जाकर के बात करना चाहिए और इस तरीके से उसे घर लेकर के आना चाहिए। उसके दिमाग में था कि अगर एमी घर आएगी तो उससे उन्हें फ़ायदा भी तो होगा। हालांकि इस चीज़ के लिए एन रेडी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि एमी कभी घर वापस आने के लिए रेडी नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। एमी के साथ वैसे भी उनका खून का रिश्ता है और एमी कब तक ही उनसे गुस्सा रख सकती है। हाँ, हम मानते हैं कि पास्ट में हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एमी हमें माफ़ कर देगी। यही सोचते हुए वो लोग उससे वापस से मिलने जाने के लिए सोचते हैं। एमी उनके ऑफिस के बगल में कुछ लोगों को चैरिटी कर रही थी, तो वो लोग तीनों वहाँ पर उससे मिलने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो एमी उन्हें गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है, काफ़ी बदतमीजी से बिहेव करती है। वो यहाँ पर एमी के काम का बहुत बड़ाई कर रहा था, तो वो कहती है वही मैं सोचूं तुम लोगों के अंदर इंसान का दिल कहाँ से आ गया और मुझे लेने के लिए कैसे आ गए। अब तुम्हें पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर रो का इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो अब तुम लोगों को अपने काम में यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है मेरा होना। तुम लोग मेरे साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कराने के लिए और अपने लिए दवा बनवाने के लिए आए हो, बट अफसोस कि अब कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारे फैमिली मेंबर से कब के रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो लोग घर जाते हैं तो देखते हैं कि जी यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ 1 महीने बाद फॉरेन ट्रिप पर वापस आ गई है। यहाँ पर वो लोग पूछ रहे थे कि एमी घर आई या नहीं, तो एन बताती है कि नहीं, एमी घर नहीं आई है और शायद वो कभी घर आने भी नहीं वाली है। आपको पता है इस 1 महीने में एमी कितना ज़्यादा फेमस हो गई और उसने कितने ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं रो को। वो लोग न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं कि किस तरीके से रो की कंपनी को एमी के नया दवा बनाने की वजह से इस तरीके से इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये देखते ही यहाँ पर जी को जेलस होने लगता है और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ है, एमी ऐसा कर ही नहीं सकती है। इस बात पर उसके डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा कि एमी ऐसा नहीं कर सकती है, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारी सिस्टर ये सब कुछ कर रही हो? तो जी यहाँ पर बात पलटते हुए कहती है एक्चुअल में ना डैड मुझे लग रहा है ना एमी यहाँ पर झूठ बोल रही है, मतलब ये सब कुछ फेक है। वो इसलिए रो के साथ काम कर रही है क्योंकि हम दोनों बिजनेस राइवल्स हैं, हम दोनों सेम डिपार्टमेंट में और वो हमसे रिवेंज लेना चाह रही है। हमने उसे थोड़ा सा बुली क्या कर दिया, इस तरीके से हमारी फैमिली को वो नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रही है। इस बात पर एन कहती है रो के साथ हमारा कोई टक्कर ही नहीं है। रो इस फील्ड में नंबर 1 पर है और हम दूर दूर तक उससे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इस बात को जितने जल्दी हम लोग समझ जाएंगे बेहतर होगा। इस बात पर एमी के डैड कहते हैं एक काम करो, तुम लोग उससे वापस से मिलने के लिए जाओ और उससे माफ़ी मांग करके वापस से घर लेकर के आओ। दूसरे सीन में देखते हैं हम लोग इस तरीके से रो एमी के साथ गया हुआ था और वो एमी के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? एमी यहाँ पर सब समझ रही थी कि रो क्या फ्लर्ट कर रहा है और वो उसके साथ फुल ऑन फ्लर्टबाजी कर रहा था ताकि वो धीरे धीरे उसे प्यार करना शुरू कर दे। एमी यहाँ पर इस तरीके से रो को ओके कह देती है कि ठीक है वो उससे घर छोड़ने जा सकता है। इधर हम लोग
लोग जी को देखते हैं जो कि अपने साइड से गुंडे वुंडे सेट की हुई थी कि एमी वहां पर पहुंचेगी और गुंडे लोग उस पर अटैक करके उसे जान से मार देंगे। पैसे वैसे भी वो उस पर ट्रांसफर करने वाली थी, लेकिन तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे पता नहीं था कि एमी यहाँ पर रो के साथ आने वाली है। रो उसे छोड़ने के लिए आता है, खुद ये गुंडे लोगों को भी नहीं पता था और वो लोग यहाँ पर एमी पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब जब वो लोग यहाँ पर एमी पर अटैक करने के लिए आते हैं तो रो उनके साथ था और वो इस तरीके से उन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता है। हालांकि गुंडे लोगों का तो ऐसे बैंड बज चुका था, लेकिन यहाँ पे रो अब तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि इस तरीके से एमी उसे अपने घर लेकर के जाए। एमी यहाँ पे रो को घर लेकर के जाती है। वो उसके लिए पानी वानी लेने के लिए किचन में गई थी। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके पता करने के लिए बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई इस तरीके से गुंडे हायर करने के लिए, एमी को हर्ट करने के लिए। तब तक यहाँ पर एमी रो को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है और वो समझ जाती है कि वो सिर्फ इस तरीके से तबीयत खराब होने का एक्टिंग कर रहा है और दोनों के बीच यहाँ पर इस तरीके से प्यार वाला नोक झोंक होने लगता है। दूसरी साइड काफी गुस्से में जी घर जाती है। उसे पता चलता है कि एमी ऐसे सेव है। गुंडे लोगों का कन्फेशन वीडियो यहाँ पर जी को मिलता है कि उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि एमी ने ऐसा किया है। रो ने यहाँ पर उसे डराने के लिए ऐसा किया था ताकि वह एमी को हर्ट ना करे। और इधर सब जगह ये बातें चल रही थी कि रो जल्दी ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। यहाँ पर जी ने इस तरीके से रो को एमी को फ्लावर बुके देते हुए देखा था तो वो समझ जाती है कि वह एमी से ही शादी करने वाला है। एमी की लाइफ जी से अच्छी कैसे हो सकती है, उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है अचानक से। फैमिली मेंबर की भी तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल लेके जाने पर पता चलता है कि फॉरेन ट्रिप पर आने की वजह से उन्हें कोई वायरस ने अटैक कर दिया और उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रहना होगा। और उन लोगों की तबीयत एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा ही वाली सीरियस है। अब एन यहाँ पर सोचती है कि एमी जैसी भी है हमारी अपनी फैमिली मेम्बर है और शायद उसके मॉम डैड का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है तो वो लोग ये बात जाकर के एमी को बताएंगे तो एमी ज़रूर ही उनसे मिलने के लिए आएगी। यही सोचते हुए वो यहाँ पर गोयन को लेकर के एमी के ऑफिस में पहुंच जाती है। वो ऑफिस काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर एन के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जहाँ पर केवल रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि एक्चुअल में वो एमी के सिस्टर उसे अर्जेंटली उससे मिलना है तो फिर वो उसे अलाउ कर देती है और वो एमी से मिलने के लिए लेकर के जा रही थी। लेकिन तभी गोयन यहाँ पर गलती से एमी को रोकने के चक्कर में उसकी इन दवाओं को गिरा देता है, जिस वजह से एमी का बहुत ज़्यादा ही लॉस होता है और उन पर भड़कने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की, जब मैंने क्लियर कर दिया है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं रखना है तो फिर तुम लोग यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए क्यों आए हुए हो। एनी यहाँ पर इस तरीके से एमी से माफ़ी मांग रही होती है कि गोयन से गलती हो गया। एमी उसे कहती है कि अगर मैं यहाँ पर केस कर दूँ ना कि तुम्हारी वजह से मुझे रिसर्च करने में इतना लेट हुआ है तो तुम जेल भी जा सकते हो, ये बात तुम्हें पता है और अब तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है। जब तुम लोगों ने मुझे फ्रेम करके इस तरीके से 3 दिनों के लिए बंद रखा था तब तुम्हें समझ में नहीं आया था। यहाँ पर एन बार बार एमी से माफ़ी मांग रही होती है। एक बार हॉस्पिटल चल के मॉम डैड से मिल लेने के लिए कहती है, लेकिन एमी यहाँ पर साफ तौर पर मना कर देती है कि उनके मरने जीने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने तो मुझे खुद ही मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम लोग जाओ यहाँ से। रो यहाँ पर एमी के सपोर्ट में आता है और वो उसे कहता है कि जब एमी तुम लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाह रही है तो बस वो कोई रिलेशन नहीं रखेगी। शुक्र मनाओ कि मैं तुम लोगों की कंपनी को यहाँ पर जाने दे रहा हूँ। आज के बाद मैं अनाउंस करता हूँ कि एमी की कोई फैमिली यहाँ ऑफिस में नहीं आएगी और अगर दिख गई तो मैं उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो एन और यहाँ पर गोयन को वहां से जाने के लिए कहते हैं। एमी रो को हक करके थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। वो सोच रही होती है चलो एटलीस्ट अब उसके लाइफ में कोई तो है जिस पे कि वो डिपेंड कर सकती है, जिसके साथ कि वो सिक्योर फील कर सकती है। इधर एन और गोयन को ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है जहाँ पर कि एन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमने यहाँ पर एमी के साथ बहुत ही बुरा किया है। उसने इतना सब कुछ झेला है। हॉस्पिटल जा करके वो लोग ये बात अपने मॉम डैड को बताते हैं। उसके मॉम डैड सोच रहे होते हैं कि एमी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर वो सच में इतनी ज़्यादा फेमस होते जा रही है तो मैं काम करता हूँ उसे अपनी असली डॉटर का सेकंड असली डॉटर का दर्जा दे देता हूँ। वो एन को कहती है तुम जाओ, तुम लड़की हो जाकर के एमी से बात करो, उसे कन्विंस करो कि वो मेरे बर्थडे पार्टी में जो कि कुछ दिनों बाद है वो आए वहाँ पर। इस तरीके से हमारी फैमिली की असली डॉटर होने के अनाउंसमेंट में सबके सामने कर दूंगा। एन
एन को नहीं पता था कि वो ये बात पे क्या रिएक्ट करेगी, बट वो अपने डैड का बात मान करके एमी से मिलने जाने के लिए रेडी हो जाती है। और ये बात जी को पच नहीं रहा था, क्योंकि वो कितनी भी है तो एडॉप्टेड डॉटर ही है ना। इस तरीके से अगर एमी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा तो फिर उसका पोजीशन और ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। इधर दूसरे सीन में इस तरीके से एमी यहाँ पर रो के कंपनी के साथ टीम मेंबर्स के साथ वापस से मीटिंग कर रही थी, नए दवाओं के बारे में। मीटिंग करने के बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो एन उसे ये रिक्वेस्ट करके पार्टी में चलने के लिए कहती है कि डैड को अपनी गलती का एहसास है और वो तुम्हें अपनी असली बेटी का दर्जा सबके सामने देने के लिए तैयार है। एमी कुछ सोचते हुए रेडी हो जाती है कि ये फैमिली में उसे अच्छा मौका मिला है। एन खुश होकर के अपनी फैमिली को जाकर के ये बात बता देती है। कुछ दिनों बाद इस तरीके से एमी के डैड का बर्थडे था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और रिपोर्टर्स को उन लोगों ने बुलाया था। एमी का इस पार्टी में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वरना तो उनकी नाक ही कट जाती। उसकी मॉम यहाँ पर उसके डैड पर गुस्सा करते हुए आती है, कहती है कि अगर एमी यहाँ पार्टी में नहीं आए ना तो हमारा तो पूरा नाक ही कट जाएगा। एन से वो लोग पूछते हैं कि एमी ने आने के लिए हाँ तो कहा था, इतना देर हो गया, वो आई क्यों नहीं। एन कहती है कि हाँ एमी ने कहा तो था, उसे पार्टी में आ तो जाना चाहिए था। वो यहाँ पर एमी को भी कॉल करने ही वाली थी कि वो यहाँ इस पार्टी में आ जाती है, और वो रो के साथ इस पार्टी में आई हुई थी। यहाँ पर एमी के डैड ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमी इस पार्टी में रो के साथ आने वाली है। यहाँ जब पार्टी में एमी इस तरीके से रो के साथ एंट्री लेती है, सब एमी का काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, कितनी टैलेंटेड है, उसका तो जी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे भी तो इस फैमिली की एक्चुअल डॉटर है और जी एक अडॉप्टेड डॉटर ही है। ये सारी बातें सुन करके जी को बहुत ही ज़्यादा वाली जेलसी वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। गलती से एमी के ड्रेस पर इस तरीके से वाइन गिर जाता है। एमी उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं चेंज करके आती हूँ। रो को उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं फैमिली मेम्बर उसके साथ कुछ गलत ना करे। एमी चेंज करके आती है तो इस तरीके से जी उससे बात करने के लिए आ जाती है और कहती है, रो के साथ होने से बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील कर रही हो, देखो मैं तुम्हारा घमंड कैसे तोड़ती हूँ। ऐसा कहते हुए वो खुद ही वहाँ स्टेयर से नीचे गिर जाती है और पहले की तरह ही चाल चलने लगती है। सारे फैमिली मेम्बर एक्सपेक्ट एन और फू यहाँ पर आ करके उन्हें संभाल जरूर रहे थे, लेकिन वो लोग एमी को ब्लेम नहीं कर रहे थे। एन यहाँ पर पहले की तरह ही एमी पर ब्लेम लगा रही होती है कि इस तरीके से उसने उसे धक्का दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी अडॉप्टेड डॉटर हूँ ना, और आप लोग मुझे पसंद करते हो, एमी को नहीं। इस बात पर उसकी मॉम यहाँ पर आकर के जी का ही केयर कर रही होती है। सबको यहाँ पर एमी पर डाउट होने लगता है, लेकिन रो यहाँ पर उसके सपोर्ट में आता है और कहता है कि मुझे तो तुम लोगों के दिमाग पर तरस आता है। एमी यहाँ पर फुल्ली प्रिपेयर करके आई थी। वो अपनी मॉम को कहती है, अब तक तो मैंने जी को धक्का नहीं दिया था, लेकिन हाँ अब मौका मिले ना तो मैं जरूर ही यहाँ पर उसे धक्का दे दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए जी को थप्पड़ मार देती है और कहती है, ओ कम ऑन यार, ये बच्चों वाले प्ले अपने बंद करो, ये ड्रामा अब यहाँ पर नहीं चलने वाला है। साथ ही में यहाँ पर उसके फादर एमी का सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसे यहाँ पर एमी का होना उसके लिए काफ़ी फायदेमंद था। एमी यहाँ पर रो के साथ मिल करके अपनी मॉम की सारी हरकतों को इस तरीके से रिकॉर्ड करके आई हुई थी। वो कहती है कि एक्चुअल में तुम लोग मुझे अपनी बेटी अब कह रहे हो, और जब तुम मेरी माँ हो, मुझे ऑर्फनेज में बचपन में छोड़ के गई थी, तब तुम्हें नहीं लगा था मैं अकेली बच्ची कैसे सर्वाइव करूंगी। वो कहती है, नहीं, तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, मैं कभी तुम्हें ऑर्फनेज में नहीं छोड़ी। एमी कहती है, सच क्या है ये तुम्हें भी पता है, उस समय तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा था और तुमने क्यों मुझे वहां पे छोड़ा था, तो क्या तुम सच कह रही हो या फिर मैं सबको सच बताऊं। इस बात पर उसकी मॉम एक्सेप्ट करने लगती है कि एक्चुअल में दो बच्चों को बॉन्ड करने के बाद इस तरीके से जो उसका हस्बैंड था उसके डैड के जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही अय्यास हो गया था। बाहर वो किसी और औरत के साथ अफेयर करा रहा था और उस समय वो एमी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, और वो इन सब का जिम्मेदार एमी को मान रही थी कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसके हस्बैंड का बाहर अफेयर नहीं चल रहा होता, और इसी वजह से वो एमी से इतना नफरत करने लगी थी। इन सब का जिम्मेदार वो एमी को ठहरा देती है और यहाँ पर एमी को इस तरीके से वो ऑर्फनेज में छोड़ आती है। इस बात पे वो कह रही थी, मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है, मैं तुमसे अब भी उतनी ही नफरत करती हूँ। रो ने यहाँ पर एमी के मॉम की सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही में वो वीडियो भी दिखाता है जहाँ पर किस तरीके से जी ने यहाँ पर एमी के लिए गुंडे भेजे थे उसे मारने के लिए। वो गुंडे लोग यहाँ पर अपनी सारी बातों को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो
एमी की मॉम थी ना, वो जी का ही सपोर्ट कर रही होती है। वो एमी से इस हद तक नफरत करती थी। जो एमी के फादर थे, अब वो अपने वाइफ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एमी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था, लेकिन एमी उसकी खुद की बेटी थी। वो उसे इस तरीके से ऑर्फनेज में कैसे छोड़ सकता है? वो उसी की वाइफ को ब्लेम करने लगता है। एमी की मॉम कहती है कि तुम जो किसी और लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे, तब तुमने नहीं सोचा कि मैं घर पर कैसे सरवाइव कर रही थी 3-3 बच्चों के साथ? तुम्हें तो तब अपनी मस्तियाँ दिख रही थी और अब तुम मुझे ब्लेम करके आ रहे हो। अगर तुम उस समय मेरे साथ लॉयल रहते जब मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट थी, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एमी यहाँ पर इस तरीके से पेपर लेकर के आई हुई थी जहाँ पर कि उसे अपने डैड से साइन चाहिए था। पुलिस वाले तो उसकी मॉम को पकड़ के लेकर के जाते हैं इस तरीके से बच्चे को जानबूझ करके ऑर्फनेज में छोड़ने के लिए। साथ ही में वो अपने डैड को फोर्स करती है कि वो फैमिली से डिटैचमेंट के पेपर पर साइन कर दे और उसे अपने फैमिली से अब कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। ऐसा कहते हुए रो उन्हें फोर्स करता है तो वो उन पेपर पर साइन कर देती है। फिर एमी वहां से जा रही थी तो उसके भाई बहन लोग उसे रोकने का कोशिश कर रहे थे। एमी कहती है कि तुम लोगों ने सबने मिलकर के मुझे एक वली बुली किया है। तुम लोगों के दिल में किसी के लिए भी मेरे लिए कोई प्यार नहीं था। और वो वहां से चली जाती है। उसके साथ साथ सारे बिजनेसमैन भी चले जाते हैं क्योंकि वो लोग एमी के साथ ही डील विल करना चाह रहे थे। इसके डैड की तो तबीयत ही इधर खराब होने लगती है। एक तरफ उसकी वाइफ का ये धोखा और उस तरीके से एमी को लोगों ने बुली किया, इस बात का गिल्ट सब उसके दिमाग में था। एन समझाती है ज्यादा ये नहीं करने के लिए। अब कोई यहाँ पर जी को पसंद नहीं कर रहा था, सब जी को ही कह रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने गुंडे भेजे थे एमी को हर्ट करने के लिए, तुम हमारी पराई हो। एमी हमारा अपना खून है। हम लोग अब तक एमी को ही गलत समझ रहे थे। हम लोग तो पहचान ही नहीं पाए कि एक्चुअली में तुम इतनी बुरी हो। सब उन्हें डांट रहे होते हैं। एमी के डैड भी यहाँ पर जी को ही डांट रहे थे। वो फुल ऑन अपना रोना धोना कर रही होती है, लेकिन सबको दिख गया था कि जी एक्चुअल में कितनी बुरी है। अगली मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से एमी रो को थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। तो रो से कहते हैं तो क्या अब मैं इस तरीके से समझूं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक हूँ? एमी इस बात पर हंसने लगती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जी ने एक डिटेक्टिव हायर किया हुआ था और वो उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करके एमी जिस नए दवा पर रिसर्च कर रही है उस दवा के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स चोरी करके लाने के लिए बोलती है। पैसों के लालच में आके वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। शाम में एमी जैसे ही अपना काम खत्म करके वहां से निकलती है तो इस तरीके से वहां का असिस्टेंट बन करके जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके लेकर के आ जाता है। पैसे वैसे जी उसे ट्रांसफर कर देती है और वो अगले कुछ दिनों में यहाँ पर कंट्री छोड़ करके भागने के इरादे में था। जी इस चीज को लेकर के बहुत ही खुश थी। इधर घर पर एमी की मॉम को बेल पर घर लेकर के आया जाता है जहाँ पर कि एक तरफ एमी के सब काफी बड़ाई कर रहे थे, दूसरी तरफ जी की बुराई भी चल रही थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि जी ने एक्चुअल में क्या किया है। एमी के मॉम के बारे में भी बहुत सारी खबरें आ रही थी। वो अपने फैमिली मेंबर से लड़ने ही लगती है। अपने फैमिली मेंबर भी उन्हें छोड़ करके अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर जी आती है। वो जी से पूछती है कि वो क्या छुपा रही है तो जी बताती है कि उसने ऐसे एक डिटेक्टिव को पैसे देकर के एमी के रिसर्च सेंटर के कुछ डॉक्यूमेंट चोरी करवाए थे। ये सुनते ही जी को डांटने के बजाय वो खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने बहुत सही काम किया। अब देखो ये कैसे मैं डिटेल्स अपने कंपनी में यूज करती हूँ और हम लोग बहुत ही रिच होने वाले हैं। अब एमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और फाइनली उसने हमें बहुत ही परेशान करके रख दिया और अब उससे बदला लेने का मौका आ गया है। वो उल्टे जी को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रही थी। इधर एमी अपने ऑफिस में जाती तो उसे डाउट होता है कि कोई यहाँ पर जरूर ही आया था और हमें पता चलता कि एक्चुअल में इन लोगों ने जानबूझ करके ये चाल चला था। इधर ये चीज उनके फैमिली मेंबर को पता चल जाता है यानी कि एन, फू और गोयन को कि उसके मॉम और जी मिलकर के कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में उनकी कंपनी एक नया दवा लॉन्च करने वाली थी जिसके बारे में इन्हें कुछ खास आइडिया नहीं था। सब कुछ हैंडल जी और एमी की मॉम कर रही होती है। तो कुछ दिनों बाद यहाँ पर जब इस तरीके से रिपोर्टर्स के साथ मीटिंग होती है तो वो अपनी दवाओं के बारे में सबको बता रही होती है और पूरा शो ऑफ कर रही थी। इसी चीज का तो इंतजार यहाँ पर रो और एमी कर रहे होते हैं और इंटरव्यू वगैरह देख करके
एंड फूर गोयन तीनों कंफर्म हो जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर एमी की ही दवा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये दवा का सारा डिटेल तो एमी का है। एक्चुअल में ये मोम के पास कैसे आया? वो लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और मैटर इससे पहले कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए वो लोग इस मैटर को शांत करने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। इस तरीके से जी और एमी के मोम दोनों कंपनी जाकर के सारे जितने शेयर होल्डर्स उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि ये एक्चुअल में उन्हीं का प्रोजेक्ट है, और उन्होंने काफी लॉन्ग टाइम से इस पर रिसर्च किया है, तो वो लोग उनकी बातों को ट्रस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एमी के डैड आते हैं। वो जानते थे कि उसकी वाइफ क्या कर रही है और वो उसे डांटने लगते हैं, तो वो उल्टे उन्हीं को डांटते हुए कहती है कि अब तक कंपनी तुमने चलाई है ना, इसलिए कंपनी इतनी बुरी कंडीशन में। अब देखना, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी कंपनी को किस लेवल तक पहुंचा देती हूँ। उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि वो गलत कर रही है और उससे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके और सारे फैमिली मेंबर भी उसे यही समझा रहे थे, बट वो किसी की नहीं सुन रही थी। हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उसके डैड को इस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उन्हें अपने कांड किए हुए सारी बातों का बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि इस तरीके से उन्हें एमी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए था और ना ही अपनी वाइफ को चीट करना चाहिए था, जिस वजह से वो एमी को इस तरीके से ऑर्फनेज में छोड़ती है। वो एन और गोयन को रिक्वेस्ट करते हैं कैसे न कैसे करके हमें यहाँ पर उनकी मॉम को रोकना होगा, वरना वो हमारी पूरी कंपनी ले डूबेगी। उसकी डैड की तबीयत ऐसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उसके फैमिली मेंबर परेशान हो रहे थे कि कहीं उन्हें हो ना जाए। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, वो लोग जा करके मोम से बात करते हैं। अगले दिन ये लोग इस तरीके से अपनी दवाओं को सबके सामने लाने वाले थे, जहाँ पर कि बहुत ही बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट वगैरह आए हुए थे। वहाँ पर रो और एमी भी आते। हालांकि इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से इनवाइट नहीं किया गया था। जी को पता चलता है कि एमी की मॉम ने यहाँ पर उन्हें इनवाइट किया था उनका इंसल्ट करने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके से वो लोग यहाँ पर इस बात का प्रूफ लेकर के आए हुए हैं कि एक्चुअल में ये दवाएं उनकी कंपनी की है और उन्हें चोरी किया गया है। थोड़ी देर बाद जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से एमी की मॉम स्टेज पर जाकर के सबको अनाउंस कर रही थी जी के साथ कि एक्चुअल में ये दवा उन्होंने लॉन्च किया है, तभी वहाँ पर एमी पुलिस बुला के लेके आती है और सबको ये प्रूफ देती है कि किस तरीके से इन दोनों ने उनकी दवाओं को चोरी किया है। अब ये चीज जैसे ही सबके सामने प्रूफ हो जाता है, तो यहाँ पर वापस से एमी की मॉम और जी दोनों को जेल लेकर के जाया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कांड था। इस तरीके से किसी के बिजनेस डिसीजन को चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है। फाइनली अब यहाँ पर एमी का रिवेंज कंप्लीट होता है। उसके फैमिली मेंबर ने उन्हें अच्छा खासा बुली किया था। वो जब रो के साथ वहां से जा रही थी, तो जी उससे माफी मांगने के लिए आती है और कहती है कि आई नो कि हमसे बड़ी गलती हुई है, जो हुआ हम उन्हें बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है। एमी कहती है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं रो से शादी करने वाली हूँ और तुम लोग उस शादी में इन्वाइटेड नहीं हो। ऐसा कहते हुए रो के साथ वहां से चली जाती है। अगले दिन एन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि आपके इस कांड की वजह से धीरे धीरे हमारी कंपनी बैंकरप्ट होते जा रही है और अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है। जाने से पहले वो एमी का पर्सनल डायरी अपनी मॉम को दे करके जाती है, और जब वो लेडी उस डायरी को पढ़ती है ना, तो वो भी अब बाकी की पूरी जिंदगी अपनी गिल्ट में बिताने वाली थी कि एमी को उसने इतना बुली किया, इतना परेशान किया, फिर भी एमी बेचारी इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी मॉम के बारे में एक बुरा वर्ड नहीं लिखा है इस डायरी में, और वो अपनी मॉम से उतना ही प्यार करती थी जितना कि सारे बच्चे अपनी मॉम से किया करते हैं, भले उसकी मॉम उसे कितना बुली करती थी। और इसी गिल्ट के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो एमी की अगर ये रिवेंज लव स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग जल्दी से एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।